बाइसल्फाइट और सल्फाइट एक से ही है, बाइसल्फाइट आयन। अगर इसमें आप डाइल्यूट एसिड डालें, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कोई भी डाल दो, तो दोनों से रिएक्ट करने वाले हैं, तो H2O बनेगा और SO2 गैस इवॉल्व होगी। और इसके बाद SO2 की वो सारी रिएक्शंस जो आपने लिखी हैं सल्फाइट में, सेम ही है, सेम है बिल्कुल सब कुछ। फिर आप कहोगे कि सल्फाइट और बाइसल्फाइट में डिफरेंस कैसे करें। अब जब इनमें रिएक्शन सेम है, दोनों डाइल्यूट एसिड डालने पे SO2 गैस दे रहे हैं, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज टू आयंस? कोई भी बताए आप में से, इन दो आयन में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम जेई में आ चुकी है, पुरानी प्रॉब्लम है, ध्यान दो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में, सल्फाइट और बाइसल्फाइट में कॉमन तरीका है। हाँ, ये आर्यन ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि अगर बेस डाल दें तो डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि बाइसल्फाइट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। बेस से कौन रिएक्ट करेगा? बाइसल्फाइट आयन। बेस से रिएक्ट करेगा बाइसल्फाइट आयन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, सल्फाइट में बदल जाएगा। सल्फाइट आयन बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों डाइल्यूट एसिड डालने पे CO2 देते हैं, दोनों डाइल्यूट एसिड डालने पे CO2 देते हैं। नाउ इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? सेम बेस डाल के। अब प्रॉब्लम आईटी वालों ने कैसे पूछी, ध्यान देना। इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं पूछा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनने पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा पेयर साथ साथ एग्जिस्ट कर सकता है। उन्होंने ये पूछा कि इनमें से कौन सा पेयर साथ साथ एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्रॉब्लम जेई वालों ने पूछी। बताओ कौन सा पेयर एग्जिस्ट कर सकता है साथ साथ, सेम सॉल्यूशन में कौन सा पेयर मिल सकता है? तो आंसर है ये पेयर मिल जाएगा। ये तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, दो रिएक्टिंग केमिकल सेम सॉल्यूशन में नहीं हो सकते, वो तो रिएक्ट करके कुछ नया बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस प्रॉब्लम को आप बाइसल्फाइट में भी ले जाओ, इस प्रॉब्लम को आप फॉस्फेट में भी ले जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ मेरे पास है NaOH, एक NaOH और एक है NaH2PO2, दूसरा एक आपके पास है NaOH और NaH2PO3 है, तीसरा आपके पास है NaOH एंड NaH2PO4। बताओ इनमें से कौन कौन से पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं इन सेम सॉल्यूशन? सेम ही प्रॉब्लम है, कुछ नया नहीं है। इनमें से कौन कौन सेम सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आपको सीधी सी बात ये देखनी है कि किसका एनायन एम्फोटेरिक नहीं है। जिसका एनायन एम्फोटेरिक नहीं है वो एग्जिस्ट करेगा बेस के साथ। जिसका एनायन एम्फोटेरिक नहीं है वो बेस के साथ एग्जिस्ट करेगा।
और H2PO2 माइनस एम्फोटेरिक नहीं है। जो ये एनायन बनेगा H2PO2 माइनस, वो एम्फोटेरिक नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं देगा। तो केवल यही एग्जिस्ट करेगा पेयर में इन सेम सॉल्यूशन, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल बात है, ध्यान देना। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की रिएक्शन एक ही है, सल्फाइड बाई सल्फाइड की रिएक्शन एक ही है। इनमें दो डिफरेंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। दो डिफरेंस हैं जिस पे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक ना एक पॉइंट होगा। वो क्या पॉइंट होगा मैं आपको बताता हूं। दो डिफरेंस क्या है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट कैल्शियम बाई कार्बोनेट केवल वाटर में ही एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक तो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है इन सब में, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में, सल्फाइड बाई सल्फाइड में। सेम उसमें सल्फाइट में भी है। CaSO3 इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट CaHSO3 होल ट्वाइस ये सॉल्युबल होता है, और ये सॉल्यूशन में ही मिलता है, सॉलिड में मिलता ही नहीं। तो एक डिफरेंस तो सॉल्युबिलिटी का है। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी या तो सॉल्युबिलिटी की बात लिखी होगी। अगर सॉल्युबिलिटी का पॉइंट नहीं है तो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में दूसरा डिफरेंस है, बाई कार्बोनेट का एनायन एम्फोटेरिक है। तो या तो बेस के साथ रिएक्शन लिखी होगी, आपको पता लग जाएगा कार्बोनेट की बात हो रही है बाई कार्बोनेट की। आगे की रिएक्शन सेम है टेस्ट, क्योंकि दोनों CO2 देंगे। इसी तरह से सल्फाइड बाई सल्फाइड में दोनों SO2 देंगे। क्लियर है आप सबको? तो सल्फाइड और बाई सल्फाइड के सारे केसेस वही हैं। आज मैंने कुछ टेस्ट में क्वेश्चंस दिए थे आपको। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह यूज हो सकती है। ठीक है, तो KMnO4 K2Cr2O7 को डिकलराइज कर देगा, मतलब वहां पे रिडक्टेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फेट में चला जाएगा। चलो वो सब आप लिख चुके हैं, दोबारा टाइम नहीं लगाना उनमें। नेक्स्ट आयन लिखो, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन। और कुछ पूछना हो किसी को पिछला, अब तक जो आयन किए उनमें से कुछ भी पूछना हो? चलो नेक्स्ट देखो, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन, तो नाइट्राइट आयन में अगर आप डाइल्यूट H+ आयन ऐड करें या कंसंट्रेटेड H+ आयन ऐड करें, तो सबसे पहले तो HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। अगर कोल्ड कंडीशन में ऐड करें तो नाइट्रस एसिड बन जाएगा। और नाइट्रस एसिड को हीट कर दें तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। HNO3 बनता है, NO बनता है और H2O बनता है। NO गैस लिबरेट होती है, बट NO तो कलरलेस गैस है। NO कलरलेस गैस है। जैसे ही NO एयर के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलेंगी। वो किसकी रेडिश ब्राउन वेपर होंगी? NO2 की।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर्ड गैस है। तो सबसे पहला टेस्ट तो यही है कि डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप नाइट्राइट सॉल्ट को हीट करें, डाइल्यूट एसिड के साथ नाइट्राइट सॉल्ट को हीट करें तो आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलती हैं, वो है NO2 की। ये तरीका है NO2 कैसे बना। बट अगर आप एयर के कांटेक्ट में आने से पहले, एयर के कांटेक्ट में आने से पहले NO के कांटेक्ट में फेरस सॉल्ट लेके आए तो एक आपको टेस्ट मिलेगा जिसका नाम है रिंग टेस्ट। फेरस सल्फेट के कांटेक्ट में लेके आ जाएं NO को बिफोर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। रियलिटी ये है कि NO रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट से, नॉट NO2, और ये ब्राउन कलर का रिंग बनता है। ये ब्राउन कलर का रिंग बनता है, ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसका नाम है रिंग टेस्ट। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करें, NO के कांटेक्ट में लाएं, NO को एयर के कांटेक्ट में नहीं लाने देना। तो इसको रिंग टेस्ट क्यों कहते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम पड़ गया। आपको मालूम है कि एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना, तो फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब की वॉल के लॉन्ग डालते हैं, फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब की वॉल के लॉन्ग डालते हैं, और जहां भी ये मीटिंग पॉइंट होगा गैस का और फेरस सल्फेट का, वहां पे पेरीफेरी पे एक ब्राउन कलर दिखाई पड़ेगा, पेरीफेरी पे वो रिंग के फॉर्म में दिखेगा। सेंटर वाले पार्ट पे, मिडिल पार्ट पे दिखाई नहीं पड़ेगा ब्राउन कलर, क्योंकि वो वहां फेरस सल्फेट डाला ही नहीं आपने। आपने फेरस सल्फेट डाला वॉल के लॉन्ग, तो वॉल के लॉन्ग NO के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वहां ब्राउन कलर आएगा, तो रिंग फॉर्म में दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिंग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में तो इतनी सी प्रॉब्लम आती है कि रिंग टेस्ट कौन देता है। आप देखना अभी 1 महीने बाद बच्चे यही नहीं बता पाते हैं कि रिंग टेस्ट देता कौन है। ऐसे ऑप्शन आएंगे, वो पूछेंगे रिंग टेस्ट कौन देता है। अब आप कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, आपकी बेइज्जती कर रहा हूं। इतना आसान भी आता है, इतना आसान भी आता है। और आप देखना 1 महीने बाद आप में से कुछ क्या बनाएंगे इसका। तो इनऑर्गेनिक इतनी ही आसान होती है, बट थोड़ा मेमोरी में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो नाइट्राइट आयन का टेस्ट हो गया, रिंग टेस्ट आपने ये डाल दिया। अब कुछ आप डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं नाइट्राइट सॉल्ट, ओरिजिनल सॉल्ट लेके। आप ये सारी रिएक्शन लिख चुके हैं, कुछ तो लिख ही चुके हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, आप जो लिख चुके हैं उनको याद करें। तो पॉइंट ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि KMnO4 के एसिड मीडियम में, KMnO4 के एसिड मीडियम में आपने KNO2 डाल दिया, क्या KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर होगा, क्या KMnO4 डिकलराइज होगा? बोलो यस और नो। आप लिख चुके हैं? आंसर है KMnO4 डिकलराइज हो जाएगा, KMnO4 नाइट्राइट को
जाएगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और खुद MnSO4 में आ जाएगा। तो KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा when KNO2 is added in its acidic medium. सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस और नो? वॉइस चेक। देखो, जब भी वॉइस की प्रॉब्लम आए तो इसमें एक वॉइस टेस्ट है, उसको परफॉर्म कर लें, उससे इंप्रूव हो जाएगा अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो। और अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो फिर उसको नेटवर्क ठीक करना पड़ेगा। वॉइस टेस्ट है इसके अंदर, उसको परफॉर्म कर सकते हैं आप इमीडिएटली, 1 मिनट नहीं लगता। तो इसमें क्या रिपीट करना सावन बेटा? KMnO4 पूरा आप पढ़ चुके हैं, कितनी बार रिपीट कराओगे? तो सिलेबस तो बढ़ने दो आगे। KMnO4 K2Cr2O7 सारा नहीं लिख चुके कि नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट नाइट्रेट में, आर्सेनाइट आर्सेनेट में, सल्फाइड सल्फेट में, सल्फाइड सल्फर में। कुछ भी याद आ रहा है KMnO4? सुबह 4 बजे उठ के लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। मैं आपको बता दूं, जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये है कि ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम, ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है? तो उनका कहना है 3:30 AM से लेके 5:30 AM तक, बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और सनराइज के बाद ब्रेन स्लो काम करना शुरू करता है, और सनसेट के बाद सबसे स्लो काम करता है ब्रेन की एक्टिविटी। तो अगर आप इस पीरियड में कोई काम करते हैं तो आप 1 आवर में उतना काम कर जाएंगे जो दिन में 3 आवर में नहीं हो पाएगा आपसे। डे टाइम में जो काम 3 आवर में नहीं हो पाएगा वो इस पीरियड में 1 आवर में आप कर लेंगे। कभी भी प्रैक्टिस करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको कितना तेजी से दिमाग में सेट होता है। तो 4 बजे उठ के, कम से कम 3:30 नहीं तो 4 बजे उठ के लिख लिख के प्रैक्टिस करो KMnO4 को। आपको नाम सुनते ही पूरा KMnO4 दिमाग में घूम जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन की एक्टिविटी का यूज करो कब मोस्ट एक्टिव होता है। ठीक है, आप में से कई लोग डॉक्टर फैमिली के हो सकते हैं, पूछना उनसे हार्ट अटैक कब आते हैं। पूरी दुनिया में हार्ट अटैक आने की टाइमिंग क्या है? अपनी कंट्री में बात करें तो क्या टाइमिंग है? तो वो टाइमिंग है 3:30 से पहले की। मतलब ज्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं ना, वो 1 बजे से लेके 3:30 के बीच में आते हैं, मॉर्निंग में। आप सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे हार्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। हार्ट इसी टाइम पे चोक होने के टाइम चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम हार्ट अटैक इसी पीरियड में आते हैं। बाकी किसी भी टाइम पे आ सकता है, ज्यादा टेंशन है तो। अदरवाइज जो चांसेस हैं इस पीरियड में सबसे ज्यादा है। तो मैं बात कर रहा हूं ब्रेन की, अभी हार्ट की बात नहीं, अभी ब्रेन की बात है। तो नेचर के साथ चलोगे, सब कुछ ठीक होगा। कोरोना ने तो समझा ही दिया कि नेचर के साथ ही चलना है। ठीक है, तो देखो आगे।
तो KMnO4 को डिकलराइज कर देगा, K2Cr2O7 के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये सब आप लिख चुके हैं, इन सब को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाइट्राइट नाइट्रेट में आएगा, क्या मिलेगा आपको? K2SO4 मिलेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस, ग्रीन PPT बनेगा। ठीक है, तो आपने जो नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी है वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाइट्राइट को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो मेनली प्रैक्टिकल की बात करें तो कलर्ड होना चाहिए, वो काम का है। अगर कलर्ड नहीं है तो फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं उसका। अब फिर देखो, राधिका ने KNO3 पूछा, मैंने जो क्वेश्चन दिया अभी अभी जस्ट जो बात की वो भूल गए। मैटर ये नहीं है कि KNO2 को कौन ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट साइड KNO3 होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान दें, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि कौन से केमिकल KNO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, वो केमिकल की लिस्ट नहीं बनानी। हमें ये देखना है कि प्रैक्टिकल के लिए कौन यूजफुल है, तो उसके लिए कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड अगर है तो कलर चेंज होगा या कलर डिसअपियर होगा, इससे पता लग जाएगा कि KNO2 से वो रिएक्ट कर गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम और, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं कुछ नहीं पढ़ पाए, पर मुझे लगता है वो बता देंगे। आप बताओ, KNO2 और NH4Cl को अगर हीट करें क्या बनेगा? वो बच्चे बताएं जिन्होंने P ब्लॉक पढ़ लिया है। मेरी साउंड आ रही है कि नहीं? मेरी साउंड आ रही है आपको? प्रॉब्लम सुन के सब साइलेंट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है साउंड नहीं जा रही। तो इनको हीट करें तो पहले तो बनता है KCl एंड NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। बट आपको मालूम है कि ये डिकम्पोज होके कौन सी गैस देता है? N2 गैस देता है, N2 गैस देता है। तो देखो, ये प्रॉब्लम आपको एक टाइम पे बहुत आसान लगती होगी जब आप P ब्लॉक पढ़ रहे होंगे। वो बच्चे जिन्होंने P ब्लॉक पढ़ लिया है मैं उनसे बात कर रहा हूं, उस वक्त आपको बहुत आसान लगती होगी। आज आप इसको कंफ्यूज करेंगे कि N2 बनता है या NO2 बनता है या N2O बनता है या NO बनता है। आपको ये कंफ्यूजन आएंगे और सारे ऑप्शन में यही लिखे होंगे। तो N2 गैस रिलीज होती है। ठीक है,
तो ये तो बात हुई अबाउट नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन के लिए जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन आया है वो रिंग टेस्ट का है। अक्सर रिंग टेस्ट के साथ ही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट लिखो साइनाइड आयन। साइनाइड आयन, साइनाइड आयन में डाइल्यूट एसिड डाल दें तो एक कलरलेस गैस बनती है। कलरलेस गैस लिबरेट होती है। गलती से भी इस गैस को स्मेल नहीं करना। तो गैस की स्मेल पे बेस टेस्ट नहीं करना, बस ये तो जानकारी के लिए बता दिया मैंने। आपको कलर पे बेस टेस्ट करना है और आप एक कर चुके हैं। आप बताओ साइनाइड आयन में मैंने पहले Fe2+ आयन डाला, X बना। साइनाइड आयन एक्सेस में है, Fe2+ आयन डाला, X बना। फिर Fe3+ आयन डाला तो Y बना। Y एक प्रूशियन ब्लू कलर है। बता सकते हो X एंड Y क्या होंगे? आप 11th में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन के एनालिसिस में। तो ये टेस्ट परफॉर्म करना है, कलर देखना है हमें, गैस को स्मेल नहीं करना। तो FeCN6 4-, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। इसमें आयरन 2+ फॉर्म में, ध्यान देना, फेरस फॉर्म में। फेरस आयन पहले डाला और इसके बाद Fe3+ आयन डाल दिया, तो ये बनेगा FeCN6 ये है प्रूशियन ब्लू कलर। तो ये है X और ये है Y। नेक्स्ट लिखो, एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट जो जेई एडवांस में बार बार आया है, लिख लें आप। अगर आपके पास साइनाइड आयन है और इसमें आप ऐड कर दें मर्क्यूरस आयन, तो आपको ग्रे पीपीटी मिलता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक तो Hg आपको मिलता है जो ग्रे पीपीटी होगा, HgCN2 बनता है साथ है। तो मरकरी ही रिड्यूस हुआ, मरकरी ही ऑक्सीडाइज हुआ, मर्क्यूरस आयन मर्क्यूरिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्रे पीपीटी बनता है। बट जो प्रॉब्लम आती है आगे, वो प्रॉब्लम इससे आगे होती है। वो कहते हैं कि जो Hg साइनाइड बना इसमें KI एक्सेस में डाल दिया, बताओ क्या मिलेगा? KI एक्सेस में डाल दिया, क्या बनेगा? तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है जिसका नाम है K2HgI4। KCN रीजनरेट हो जाता है, ये केमिकल बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्या नाम है इसका, किसी को अगर याद हो या किसी ने पढ़ा हो कहीं, इसको क्या कहते हैं? हाँ सही, हमने बिल्कुल सही आंसर किया। नेस्लर्स रिएजेंट इसका नाम है।
ये अक्सर इसी नाम से आता है, K2HgI4। आगे हम पढ़ेंगे कैटायन में, ये अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर KI एक्सेस में डाल दें तो क्या बनेगा। ठीक, नेक्स्ट एक रिएक्शन और साइनाइड की जो आप कर चुके हैं, जो बार बार कंपटीशन में आई है, ध्यान देना, आप कर चुके हैं उसको। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर सल्फेट में साइनाइड KCN एक्सेस में डाल दिया, बता सकते हो क्या बनेगा। ये प्रॉब्लम अब तक हम कई बार लिख चुके हैं, डी ब्लॉक में भी लिख चुके हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला लिखो। अरे चॉकलेट PPT नहीं बनता, चॉकलेट PPT तो K4FeCN6 के साथ बनता है। कॉपर आयन K4FeCN6 के साथ चॉकलेट PPT देता है। अभी से खिचड़ी पकने लगी। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। हाँ, ये आंसर सही है, सही, हमने बिल्कुल सही आंसर किया। CU होल 6 गलत कर दिया बस। ये बनता है K3CuCN होल 4। साथ में साइनोजिन गैस लिबरेट होती है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कॉपर आयन का रिडक्शन होता है। तो साइनाइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, साइनोजिन गैस लिबरेट हुई। इस कॉम्प्लेक्स पे कई कई बार प्रॉब्लम कंपटीशन में आई हुई है। तो ये टेस्ट के लिए यूजफुल कैसे है, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। Cu+1 के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये कलरलेस होता है। तो ब्लू कलर का डिसअपियर होना ये बताता है कि KCN के साथ रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट टेस्ट होपफुली आप बता सकते हैं। साइनाइड आयन को साइनाइड आयन को पहले डाइसल्फाइड आयन से रिएक्ट कराते हैं, तो एक आयन X बनता है। आयन, उसमें फेरिक सॉल्ट डालते हैं तो ब्लड रेड कलर आता है। बता सकते हो X और Y क्या होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये थायोसाइनेट आयन होगा गारंटीड। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी बैलेंस रिएक्शन याद हो। ऑब्जेक्टिव में यही एक एडवांटेज है कि पूरी बैलेंस रिएक्शन याद करना जरूरी नहीं है। कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको लिंक करके आप बता सकते हैं कि ये थायोसाइनेट आयन होगा गारंटीड, क्योंकि ब्लड रेड कलर किसका है ये हमें पता है, फेरिक थायोसाइनेट का।
तो अगर आपको पहली रिएक्शन नहीं आती तो भी बात बन जाएगी, ऐसा होता ही है। समझ में आ गया आप सबको? तो ये है थायोसाइनेट आयन, साइनाइड आयन, सॉरी साइनाइड आयन। तो इतना ही पढ़ना है। कोई और आयन रह गया हो, कोई और आयन बचा हो? देखो जरा लिस्ट को, अब मुझे देखनी पड़ेगी, पहले देखो उस पूरी लिस्ट को जो पहली क्लास में बताई थी, कौन सा आयन उसमें रह गया? तो साइनेट और थायोसाइनेट के लिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, OCN- और लिख लो OCN-, इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेटेड वाले करेंगे। लिखो OCN-। साइनेट आयन, साइनेट आयन। इसमें डाइल्यूट एसिड डालें तो क्या होगा? डाइल्यूट एसिड डालें तो क्या होगा? तो अगर कोल्ड कंडीशंस रखें तब तो आपको मिलेगा HOCN, सीधा सीधा एडिशन रिएक्शन हो जाएगी HOCN। बट एसिड मीडियम में अगर हीट कर दें, एसिड मीडियम में अगर इसको हीट कर दें तो ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है। अमोनियम आयन तो बनता ही है, नाइट्रोजन पूरा इसमें आता है, और कलरलेस गैस लिबरेट होती है CO2। तो OCN- को एसिड मीडियम में हीट करने पे CO2 गैस लिबरेट होती है। और इसके बाद आगे पूरे CO2 के ही टेस्ट हैं, पूरे CO2 के ही टेस्ट हैं। अब आप कहोगे कि CO2 तो बाइकार्बोनेट से भी आई, CO2 कार्बोनेट से भी आई, और CO2 OCN- से भी आ रही है। अब इसको कैसे हम फर्दर कंफर्म करेंगे कि OCN- की ही बात हो रही है? तो पॉइंट ये है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते, बट OCN- के रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी जाएगी साथ साथ। तो लिख लें कि OCN- में अगर डी ब्लॉक के कैटायन आप ऐड करें तो वी मे गेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। बट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में ऐसा नहीं होता। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन नहीं दी जाती है। OCN- की आई हुई है प्रैक्टिकल्स में, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये आगे आपके टेस्ट में भी है, कैटायन में भी है, तो कैटायन के लिए भी हेल्पफुल होगा। कोबाल्ट आयन में आप OCN- ऐड कर दें। कोबाल्ट आयन आपके प्रैक्टिकल में है 4th ग्रुप में। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है COOCN-4, COOCN-4, ये 4 नेगेटिव, ये 2+, 2 नेगेटिव बचेगा। ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस पे प्रॉब्लम कैसे सेट होती है? वो कहेंगे कि आपने सॉल्ट को हीट कर दिया एसिड में, कोई कलरलेस गैस लिबरेट हुई। कलरलेस गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है, कलरलेस गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है, बट KMnO4 का कलर डिकलराइज नहीं होता। तो इसका मतलब है CO2 की बात हो रही है, SO2 की नहीं। अब CO2 तो इनमें से कोई भी दे सकता है,
तो ऑप्शन में सारे लिखे होंगे इनके सॉल्ट। तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए आपको ये सेंटेंस मिलेगा, क्योंकि कोबाल्ट आयन आपके सिलेबस में है, कोबाल्ट का टेस्ट भी है ये। तो कोबाल्ट सॉल्ट में अगर आप OCN माइनस डाल देंगे तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, इसमें ज्यादा आता नहीं OCN माइनस में, ये कोबाल्ट आयन के रिस्पेक्ट में है इसलिए बताया मैंने। बाकी किसी प्राइवेट बुक की रिएक्शंस नहीं करनी, ध्यान रखना, उनमें रिएक्शंस इतनी ज्यादा होंगी वो किसी काम की नहीं है। ठीक, तो ये तो हमने अब तक डील किया, जो डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट देते हैं, कंसंट्रेटेड के साथ तो देंगे ही, बट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उनके लिए जो केवल कंसंट्रेटेड के साथ टेस्ट देते हैं, ऐसे एनायंस जो रिएक्ट करेंगे ओनली विद कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, मैं रिमाइंड करा दूं आपको, नेक्स्ट सैटरडे का टेस्ट, नेक्स्ट सैटरडे का टेस्ट